हेलो दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट का लास्ट टॉपिक। अभी तक हमने 4 पार्ट कर लिए हैं, ठीक है, और हमने अलग अलग टॉपिक्स उसके अंदर ख़त्म कर दिए हैं। आज हमारा सॉल्ट्स का टॉपिक है। तो हमने जब चैप्टर शुरू करा था तब मैंने तुम्हें बताया था कि पहले पार्ट्स में हम एसिड एंड बेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और फिर अलग से सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे पूरा सॉल्ट्स के बारे में। तो अभी हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, है ना। और तुम्हें अच्छी तरह पता है हमने एसिड बेस सही से पढ़ लिया है। अब बारी है किसकी? सॉल्ट्स की। तो आज हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा क्या क्या है? तब सबसे पहले हमने पढ़ा था एसिड और बेस का इंट्रोडक्शन। एसिड और बेस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। उसके बाद हमने उसकी जनरल रिएक्शन पढ़ी, क्या अलग अलग चीज़ों से अगर आप एसिड और बेस को रिएक्ट कराओगे तो क्या क्या मिलेगा, क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। फिर हमने पढ़ा एसिड और बेस अलग अलग तरीके से कैसे रिएक्ट करते हैं, पानी में कैसे रिएक्ट करते हैं, किसी और से कैसे रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ चुके थे। और उसके बाद एसिड और बेस को अगर मुझे कंसनट्रेटेड से डाइल्यूट बनाना है तो क्या किया जाएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। फिर हमने उससे अगली वीडियो में पढ़ा पीएच के बारे में, यार पीएच कैसे काम करता है, व्हाट इज़ पीएच, ठीक। आज हम पढ़ने वाले सिर्फ सॉल्ट्स के बारे में। तो अभी तक तुमने सिर्फ इतना देखा था कि अगर कोई एसिड बेस या कोई भी एलिमेंट किसी से रिएक्ट करता था तो सॉल्ट बनता था। सॉल्ट को एज अ प्रोडक्ट अभी तक आपने देखा था, ठीक है। अब अपने आप पे सॉल्ट कैसे बिहेव करता है आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स की, लेकिन हम अलग से क्वेश्चन वाली वीडियोज़ अलग से करेंगे। लेकिन तुम्हें वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में कई सारे लिंक्स मिल जाएंगे, तुम वहाँ पे जाकर आराम से एमसीक्यूज़ ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। बस प्रैक्टिस करो, ठीक है। बाकी मेरी बुक जिसके पास है वो डिटेल में कर सकता है आराम से, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सॉल्ट्स के बारे में, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट्स में डालते रहना, हम करते रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले सॉल्ट्स। पहली बात तो सॉल्ट्स बनते कैसे हैं। तो सॉल्ट्स बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। हमारे पास सबसे नॉर्मल तरीका था एसिड और बेस का रिएक्शन। एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट्स बनते हैं। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, समझना। एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है, लेकिन सॉल्ट किस तरीके का बनेगा उसकी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। मतलब अगर एसिड आप ताकतवर लोगे तो सॉल्ट भी उसी हिसाब से बनेगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। डेट इज स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करा दोगे तो दोनों स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। बताओ समझ में आए कि नहीं, क्लियर। वैसे ही अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर आप वीक एसिड को ले लो और उसको वीक बेस से रिएक्ट करा दो तो दोनों वीक है, तब भी क्या बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, ठीक है। फिर अगला है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस ले लो आप, तो अब कौन जीतेगा? एसिड जीतेगा। तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। और अगर इसका उल्टा कर दिया जाए कि वीक एसिड ले लिया आपने और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया तो क्या बनेगा? बेसिक सॉल्ट बनेगा। तो कहने का मतलब ये कि सॉल्ट कैसा बनाने वाले हो अब ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप एसिड और बेस में क्या कंपाउंड ले रहे हो, ठीक है। जैसे जैसे एसिड बेस लोगे वैसे वैसे आगे चलेगा। अब हम जो सॉल्ट्स पढ़ने वाले हैं यार, ज़्यादातर जो सॉल्ट्स है हमारे सिलेबस के वो ज़्यादातर बेसिक सॉल्ट्स हैं। ज़्यादातर कैसे सॉल्ट्स है? बेसिक सॉल्ट्स है ज़्यादातर, ठीक है। अब इसी हिसाब से आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी हम समझेंगे कि सॉल्ट्स बनते कैसे। अच्छा, एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो उसमें इंट्रोडक्शन के लिए उन्होंने दे रखा है कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले दांडी मार्च शुरू करा, सॉल्ट सत्याग्रह। वो हमारा सॉल्ट बहुत हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, वो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें साइंस का पार्ट पढ़ना था, हम उस पर मूव करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स बनते कैसे हैं, ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो अभी मैं तुम्हें बताऊंगा, यहाँ पे जो भी सॉल्ट्स बनते हैं ना यार वो हम आगे जाके यूज़ करेंगे। मतलब अलग अलग टॉपिक जो हम पढ़ने वाले सॉल्ट्स के उसमें वो सारे जाके यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सुनो, सबसे पहले बनती है क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस। क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस है, जो भी चीज़ें बनती है ना हम उनका यूज़ करेंगे आगे जाकर, दैट इज क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस। क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस ये कहता है यार कि अगर आप कॉमन सॉल्ट और पानी को मिक्स कर दो, कॉमन सॉल्ट और पानी को मिक्स कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रोडक्ट क्या बनेगा वो छोड़ दो, अभी सिर्फ इस पे ध्यान दो। अगर आप कॉमन सॉल्ट और पानी को इलेक्ट्रिसिटी के साथ रिएक्ट करा दो, अगर आप कॉमन सॉल्ट और पानी को इलेक्ट्रिसिटी के साथ रिएक्ट करा दो तो उसका एक नाम रखा जाता है, इसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? ब्राइन सॉल्यूशन। अभी प्रोडक्ट नहीं बनाए, प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है हमें इसको बोलने के लिए, सिर्फ इतने पार्ट को क्या बोला जाता है? ब्राइन सॉल्यूशन। जब सोडियम क्लोराइड को पानी के साथ रिएक्ट कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो क्या बनता है? ब्राइन सॉल्यूशन बनता है। इतना क्लियर? अब आगे समझो ज़रा ध्यान से। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट जो बनने वाला है हम उसकी बात करेंगे।
प्रोडक्ट क्या बनता है, वो बनता है NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा, प्लस क्लोरीन एक गैस दैट इज क्लोरीन, प्लस हाइड्रोजन गैस एक बनती है हाइड्रोजन गैस। ये तीन चीज़ें निकल कर आती है जब ये रिएक्शन चलती है। तो कहने का मतलब ये कि जब आप ब्राइन सॉल्यूशन को रिएक्ट कराते हो तो ये तीन चीज़ें निकल कर आती है। इस रिएक्शन का पूरी रिएक्शन का नाम देखो, सिर्फ रिएक्टेंट को लोगे विद द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो उसको ब्राइन सॉल्यूशन बोलेंगे, इंपॉर्टेंट है। पूरे रिएक्शन को देखोगे तो इसका पूरा नाम क्या है, क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस। ऐसा क्यों है, क्योंकि तो इसके अंदर क्लोरीन बन रहा है और इसके अंदर एक बेस बन रहा है, और जो बेस पानी में घुल जाते हैं उनको एल्कलाइन कहते हैं। तो वहीं से नाम निकल कर आया क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आराम से देखो क्या नाम है इसका, क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस। क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस का मतलब हो गया कि यहाँ पे क्लोरीन भी बन रहा है और एल्कली भी बन रहा है, ठीक है। आराम से देखो, ठीक है यहाँ तक, अब समझो। अब बात आती है कि ये यूजेस कहाँ पर हैं इसके, कहने का मतलब ये इसके यूज़ कहाँ कहाँ पर होते हैं, ठीक है। पता नहीं रिकॉर्डिंग कैसे हो रही है चलो वो देखना पड़ता है बार बार यार, चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब बात ये आती है कि इसके यूजेस क्या क्या हैं। कहने का मतलब ये कि आपने क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस से NaOH बना दिया, Cl2 बना दिया, H2 बना दिया, ये सारी चीज़ें बना दी। अब इनके यूज़ कहाँ कहाँ पर होंगे। सबसे पहले बात करते हैं NaOH की, ठीक है, दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा इसका दूसरा नाम है। बहुत बार आता है, कई बार बच्चे छोड़ के आते हैं कॉस्टिक सोडा सुनकर, इसलिए याद रखना। तो NaOH के क्या यूजेस है, देखो यार NaOH यूज़ ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है पहली बात तो, ठीक है। तो ये यूज़ किया जाता है डिग्रीजिंग मेटल्स के लिए। डिग्रीजिंग मेटल्स का मतलब मान लो मेटल्स के ऊपर ग्रीस से हटानी है हमें, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है, मतलब ऊपर की परत हटानी है हमें तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। मैं सिंपल यूजेस बता रहा हूँ, आगे धीरे धीरे आते रहेंगे। क्लोरीन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है PVC पाइप्स बनाने में। प्लास्टिक के पाइप्स होते हैं ना घरों में यूज़ होते हैं, वाटर फिटिंग के लिए भी यूज़ होते हैं, दैट इज़ पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC पाइप्स, वहाँ पे यूज़ होता है। क्लोरीन वाटर फिल्ट्रेशन के लिए भी यूज़ होता है ना, क्लोरीन की गोलियाँ डाल देते हैं वाटर फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक, तो वहाँ पे भी यूज़ होता है, स्विमिंग पूल के पानी में डाल देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल मार्गरीन बनाने के लिए। मार्गरीन क्या होता है यार, मार्गरीन होता है आर्टिफिशियल बटर। अगर आपको आर्टिफिशियल बटर बनाना है तो ये मतलब बिल्कुल बटर की तरह होगा, लेकिन आर्टिफिशियली अगर बटर बनाना है तो उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। दूसरा, ये एज अ फ्यूल यूज़ होता है। हाइड्रोजन इज़ अ गुड फ्यूल, जो रॉकेट्स वगैरह में यूज़ होता है, क्योंकि ये लाइट वेट होता है और गुड फ्यूल होता है, अच्छा भी बर्न होता है, ठीक है, तो गंदगी भी नहीं छोड़ता है, तो इसीलिए एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जाता है ये, ठीक। तो इनके कुछ यूजेस हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे और यूजेस आएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये लिमिटेड यूजेस हैं, धीरे धीरे और यूजेस आते रहेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल NaOH के लिए तुम बोल सकते हो सोप बनाने में यूज़ होता है ये, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 4 में आप पढ़ोगे कि NaOH को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है सोप मॉलिक्यूल्स बनाने में, ये चैप्टर नंबर 4 का पार्ट है, ठीक है। अब धीरे धीरे ये चीज़ें आती रहेंगी, लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे सॉल्ट्स, उन सब में एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ से कोई ना कोई चीज़ें यूज़ होंगी, ठीक है। इसे एज अ जनरल रिएक्शन इसको हमने यूज़ कर लिया। तो NaCl जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो उसको ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, और प्रोडक्ट में जो चीज़ें निकल कर आएंगे पूरी रिएक्शन को बोलते हैं क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस, क्योंकि इसमें क्लोरीन भी बन रहा है, एल्कलीन भी बन रहा है, एल्कलीन मतलब ऐसे बेसिस जो पानी में खुल जाते हैं, तो इसलिए इसका पूरा नाम क्या है, क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस। और सिर्फ इतने पार्ट का नाम क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं सॉल्ट्स। ज़्यादातर जो सॉल्ट्स हो बेसिक सॉल्ट्स भी बताया था, अब हम एक एक करके सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, समझो। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है ब्लीचिंग पाउडर। क्या है सबसे पहला टॉपिक, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। देखो तुम्हें इसमें 4 चीज़ें याद करनी है, ठीक है, सिंपल सा याद करो, 4 स्टेप में पूरा टॉपिक खत्म। सबसे पहले सॉल्ट का नाम, ठीक, दूसरा सॉल्ट का केमिकल फार्मूला, एक तो सॉल्ट का नाम, दूसरा सॉल्ट का केमिकल फार्मूला, तीसरा वो केमिकल कंपाउंड मतलब वो सॉल्ट बना कैसे, उसके लिए रिएक्शन जो होगी हमेशा होगी एक रिएक्शन, ठीक। और फोर्थ पॉइंट आता है कि उसके यूजेस क्या हैं। सबसे पहले सॉल्ट का नाम, दूसरा केमिकल फार्मूला, उसका केमिकल फार्मूला का नाम, तीसरा वो बना कैसे है, और फोर्थ है उसके यूजेस क्या क्या है। कहीं कहीं पर आएगा कि उसका सॉल्ट के आगे जाके रिएक्शन क्या होती है, वो भी कभी कभी आता है, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी हमारे पास इतना पार्ट है। तो ब्लीचिंग पाउडर सबसे पहला टॉपिक क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, नाम ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल फार्मूला CaOCl2 दैट इज़ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, पक्का क्लियर है।
आगे समझो, ये बनता कैसे है, अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लें, ठीक है, अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लें यार और उसको पानी क्लोरीन से रिएक्ट करा दें तो ये बनेगा CaOCl2। Cl2 अभी बनाया था ब्रांच सॉल्यूशन में, याद होगा, है ना, क्लोरोक्लाई प्रोसेस का प्रोडक्ट था। लेकिन अभी तुम ध्यान दो इस पर कि अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा दो तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा, है कि नहीं। तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, डेट इज ब्लीचिंग पाउडर। तो नाम ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल फार्मूला CaOCl2, बनता कैसे, डेट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन से रिएक्ट करो तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा। अब बात आती है इसके यूजेस क्या हैं, ठीक है। ये तुम्हें याद होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बहुत जगह पे हम यूज़ कर चुके हैं। अभी हमने लाइम वाटर की तरह भी इसको यूज़ किया था जब हम CO2 गैस की कन्फर्मेशन करते थे, है ना। चलो अब बात ये इसके यूजेस क्या है। देखो यार, यूजेस जो है ना ब्लीचिंग पाउडर के, वो क्लीनिंग में है। तो जहाँ पे भी आपको क्लीनिंग की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे यूज़ होगा ये, ठीक है। ये एज अ डाई यूज़ किया जाता है, ठीक है, कलर को देने के लिए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरी शर्ट ग्रीन कलर की है, मेरे को उसको ब्लू कलर का करना है या रेड कलर, तो मैं डाई डाल के उसको क्या करूँगा, तो डाई में काम कौन करेगा, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर नॉर्मल चीज़ों में भी यूज़ किया जाता है। जैसे तुमने सुना होगा किसी भी चीज़ को डाई करना है, कपड़े डाई करने हैं, कुछ लोग हेयर डाई करते हैं, बियर्ड डाई करते हैं, तो उन सब के लिए कौन सा यूज़ होगा, ये यूज़ होगा पहला। दूसरा यूज़ होता है पेपर इंडस्ट्री में, ठीक है। कहाँ पे यूज़ होता है, पेपर इंडस्ट्री, क्योंकि अलग अलग पेपर भी तो बनाने पड़ते हैं पेपर इंडस्ट्री में, ठीक है। कपड़ों की इंडस्ट्री होती है तो उसको लॉन्ड्री इंडस्ट्री कहते हैं, लॉन्ड्री इंडस्ट्री में, ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो ये ब्लीचिंग पाउडर होता है, ये क्या नाम है, ब्यूटी पार्लर्स के मतलब सेल्फ क्लीनिंग में भी यूज़ होता है, उसमें भी डाई करने के लिए यूज़ होता है एज अ डाई, ठीक। एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। याद करो चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे हमने, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस होते हैं। तो ये क्या करता है, इसके पास जो ऑक्सीजन होता है ये दूसरों को दे देता है। तो अगर किसी को नहीं भी चाहिए तब भी ज़बरदस्ती दे देता है कि ये ले भाई ऑक्सीजन रख। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कभी आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसका एक और यूज़ क्या है, ये स्विमिंग पूल्स में यूज़ किया जाता है, क्लीनिंग स्विमिंग पूल वाटर। स्विमिंग पूल के वाटर को साफ रखना पड़ता है ना, इसीलिए बोला जाता है स्विमिंग पूल के पानी में आप अगर लंबे समय तक रहोगे तो दिक्कत भी होती है। रीज़न, क्योंकि वो क्या करने लग जाता है, एलर्जी प्रोड्यूस करने लग जाता है। क्योंकि क्लोरीन का पानी, आप क्लोरीन के कॉन्टैक्ट में बार बार आओगे तो दिक्कत होगी, और दिक्कत होगी तो ये आगे ऐसे दिक्कत करेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब किसको दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। ठीक है, ये था ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। तो नाम ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल फार्मूला CaOCl2। फिर बनता कैसे है, तो हम अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर यूज़ करें क्लोरीन के साथ तो प्रोडक्ट बनकर आएगा। यूज़ कहाँ किया जाता है, डाई में यूज़ किया जाता है, क्लीनिंग में यूज़ किया जाता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पेपर इंडस्ट्री में, लॉन्ड्री इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है, ब्यूटी पार्लर्स की उस कंडीशंस में, हर जगह पे यूज़ किया जाता है। अब आता है अगला सॉल्ट, सेकेंड सॉल्ट है यार बेकिंग सोडा। किसमें यूज़ किया जाता है, बेकिंग, नाम क्या है, बेकिंग सोडा नाम है इसका, बेकिंग सोडा। केमिकल फार्मूला है इसका NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम है, ठीक है, सॉरी केमिकल फार्मूला है। बनता कैसे, अभी आएंगे बनने पर, लेकिन इंपॉर्टेंट बात 4 चीज़ें पढ़नी है, नाम, केमिकल फार्मूला, फिर बनता कैसे। तो नाम हो गया बेकिंग सोडा, केमिकल फार्मूला हो गया NaHCO3। अब ये बनता कैसे, तो सुनो। देखो यार, अगर आप NaCl को रिएक्ट करा दो अमोनिया से, डेट इज NH3 से, ठीक, और उसको रिएक्ट करा दो कार्बन डाइऑक्साइड से प्लस पानी से। 4 चीज़ें चाहिए इसको बनाने के लिए। सोचो कितनी चीज़ें चाहिए इसको, 4 चीज़ें। तो NaCl को जब आप NH3 से रिएक्ट करा दोगे प्लस CO2 प्लस H2O, ये चारों चीज़ें जब आप रिएक्ट करा दोगे तब जाके बनेगा आपका बेकिंग सोडा, डेट इज NaHCO3। इसके साथ और भी चीज़ें निकलती हैं जैसे कि NH4Cl, लेकिन हमारे काम का नहीं, हमारे काम का सिर्फ ये है अभी, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो NaHCO3 बनता है जब हमको रिएक्ट कराना होता है और हमें बेकिंग सोडा बनाना होता है। बेकिंग सोडा कब बनेगा, जब सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जब ये चारों चीज़ें आप रिएक्ट करा दो तब जाके जो प्रोडक्ट बनेगा, तब जाके बनेगा बेकिंग सोडा। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। अब आती है इसकी बात यूजेस की। इसकी एक फर्दर रिएक्शन भी है, लेकिन अभी वो पढ़ेंगे थोड़ी देर में। लेकिन सबसे पहले इसके यूजेस।
बेकिंग सोडा यूज़ कहाँ किया जाता है? तो देखो यार, बेकिंग सोडा यूज़ किया जाता है क्रिस्पी पकौड़े बनाने में। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें पहली लाइन ही है कि इट इज़ यूज टू मेक क्रिस्पी पकौड़ास। ठीक है, तो ये क्रिस्पीनेस लाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, किसी फूड प्रोडक्ट में आपको क्रिस्पीनेस चाहिए तो वहाँ पर ये यूज़ किया जाएगा। पक्का क्लियर है? सेकेंड पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो बेकिंग सोडा होता है ना यार, ये ब्रेड्स को और केक्स वगैरह बनाने में यूज़ होता है, क्योंकि ब्रेड और केक बनाने में ना ये बहुत ज़्यादा फ्लफीनेस लेकर आता है। ऐसा क्यों? अब आती है इसकी फर्दर रिएक्शन। वो ये कि जब आप बेकिंग सोडा को हीट करते हो ना यार, बेकिंग सोडा क्या है? NaHCO3। जब आप इसको हीट करते हो ना यार, तो इसके अंदर सबसे मेन बात पता है क्या? इसके अंदर एक कंपाउंड निकलता है, डेट इज Na2CO3। अभी हमको उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे निकलता है CO2, एक मेन कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना यार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये कि अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ आप H+ भी लिख सकते हो कि H+ रिएक्ट कर रहा है, तो अलग बात है, लेकिन अभी CO2 की इंपॉर्टेंस है। तो CO2 जो निकलती है ना, वो एक गैस है। आप समझो ज़रा ध्यान से। मान लो फॉर एग्जाम्पल मुझे ब्रेड बनाना है, ब्रेड बनाने के लिए या फिर केक बनाना है, उसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने सारा रॉ मटेरियल इकट्ठा कर दिया, ठीक, और से वो बना लिया डो। जैसे आटा, वो रोटी बनाने से वाले आटा होता है ना हमारा, वैसा डो बन जाएगा। अब आपके पास एक बाउल है, आपने उसमें रख दिया, तो जब आप डो रखते हो तब तो बहुत कम जगह लेता है, लेकिन जब केक निकल कर आता है तो बहुत बड़ी जगह ले देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपने उसके अंदर डो बना के रख दिया तो उसके अंदर आपने क्या डाला था? बेकिंग सोडा। अब जब धीरे धीरे जब वो हीट होने लगता है ना, तो बेकिंग सोडा जब हीट होता है तो CO2 गैस निकालता है। अब CO2 गैस तो एक गैस है, उसको तो बाहर निकलने का रास्ता चाहिए, तो अलग अलग होल्स बना के वो ब्रेड में से क्या करता है? अपना रास्ता निकालता है, जिससे की वजह से वो फूल जाता है और सॉफ्ट और फ्लफ़ी हो जाता है। इसलिए केक सॉफ्ट और फ्लफ़ी होता है, क्योंकि उसके अंदर बेकिंग सोडा डाला गया था, और बेकिंग सोडा को हीट करने पर CO2 निकालनी थी, और CO2 को निकालने के लिए उसने रास्ता जो ढूंढा, उसके चक्कर में छोटे छोटे गैप्स बना दिए, और उन गैप्स के चक्कर में केक या ब्रेड जो होते हैं वो सॉफ्ट और फ्लफ़ी हो जाते हैं। तो ये रीज़न है। पता समझ में आया कि नहीं आया? तो बेकिंग सोडा का यूज़ होता है क्रिस्पीनेस लाने के लिए, और दूसरा यूज़ किया जाता है उसको क्या नाम है, हीट करके उसके अंदर से ब्रेड एंड केक बनाने के लिए सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने के लिए। क्लियर? और कहाँ यूज़ होता है यार बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा यूज़ होता है फायर एक्सटिंग्विशर्स में। किसमें यूज़ होता है? फायर एक्सटिंग्विशर्स में। फायर एक्सटिंग्विशर देखेंगे लाल कलर के सिलेंडर, है ना? तो लाल कलर के सिलेंडर जो होते हैं उनके अंदर फायर बुझाने के लिए चीज़ें होती हैं। उनमें वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट, सिर्फ यही नहीं होता, वन ऑफ द इंग्रेडिएंट है बेकिंग सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स में। पक्का क्लियर है? अगला पॉइंट, बेकिंग सोडा जो होता है ना यार, ये एज अ कैटलिस्ट भी यूज़ होता है। एज अ कैटलिस्ट मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट फॉरवर्ड करता है। मान लो फॉर एग्जांपल मम्मी को रात को छोले बनाने, मैंने चैप्टर 1 में एग्जांपल दिया था सेम वही कैटलिस्ट है। तो मम्मी को अगर मान लो रात को छोले, अगले दिन छोले या राजमा बनाने, तो मम्मी भिगो के रखती है। लेकिन अगर भिगो के ना रखे तो क्या होगा? तो अगले दिन मम्मी को पता 8 से 9 सीटी लगानी पड़ेगी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि गैस लगेगी उसके अंदर। तो मम्मी क्या करती है, उसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देती है, तो जो काम 8 से 9 सीटी में होता वो 4 से 5 सीटी में हो जाएगा। बेकिंग सोडा क्या करता है? 10 मिनट के काम को 2 मिनट में करवा देता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। सबसे बड़ी बात, बिना अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाए, मतलब जब आप उसको टेस्ट करोगे तो पता भी लगेगा इसके अंदर बेकिंग सोडा डाला है। डालते इसलिए नहीं हर बार, क्योंकि बॉडी में तो जा ही रहा है, लेकिन हाँ वो अलग कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे केमिकल कंपाउंड भी होते हैं, तो मैंने कॉमन एग्जांपल दिया है। ऐसे बहुत सारे केमिकल कंपाउंड है जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। तो ऐसा कैटलिस्ट भी काम करता है। क्लियर? इसका एक और यूज़ है, और वो ये है कि ये यूज़ होता है एज अ एंटासिड। एंटासिड क्यों? क्योंकि तुम्हें अभी बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि हम जितने भी सॉल्ट्स पढ़ते हैं ज़्यादातर वो क्या है? बेसिक सॉल्ट्स है। ये भी एक बेसिक सॉल्ट हुआ, तो अगर किसी को एसिडिटी हो जाए तो इसका भी यूज़ किया जा सकता है एज अ एंटासिड, है ना? एसिडिटी के अगेंस्ट एज अ एंटासिड। तो ये है बेकिंग सोडा की कहानी। ठीक है, तो नाम है इसका बेकिंग सोडा, केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। बनता क्या है? 4 चीज़ें मिल जाती है, NaCl, NH3, CO2 और H2। जब 4 चीज़ें मिलती है तब जाके बनता है NaCO3, डेट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा, इसका यूज़ क्या है? क्रिस्पीनेस लाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, केक्स को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ किया जाता है, कैटलिस्ट की तरह यूज़ किया जाता है, और एज एंटासिड यूज़ किया जाता है। क्लियर है बात? गलत तो नहीं बोल रहा? ठीक है, तो ये है बेकिंग सोडा के बारे में कहानी। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। अब हम आते हैं किसके पास? थर्ड, वॉशिंग सोडा। अब किसके पास आएंगे हम? वॉशिंग सोडा। ठीक, वॉशिंग सोडा का नाम क्या है? वॉशिंग सोडा केमिकल फार्मूला क्या है? इसका केमिकल फार्मूला है NaHCO3.10H2O।
ये है इसका केमिकल फार्मूला। अगर इसका नाम बताया जाए तो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। H2 को हाइड्रेट टर्म से डिनोट करते हो, 10H2 है तो डेकाहाइड्रेट। क्लियर है बात, समझो ज़रा ध्यान से। तो इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक, और ये बनता कैसे, इसके बनने के तो बहुत आसान रिएक्शन है। तो NaHCO3 अभी पीछे बना था ये, ठीक है, वहीं से आगे प्लस लगा दो बीच में और बाद में प्रोडक्ट यही आ जाएगा, दैट इज NaHCO3 डॉट 10H2O, और इसका एक क्रिस्टल बन जाएगा। समझ में आ गया। ये जो पानी के मॉलिक्यूल को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं, अभी हम आएंगे उस पार्ट पे। ठीक, समझो ज़रा ध्यान से। ठीक है, तो NaCO3 डेट इज 10H2O। अब ये है कि यार इसका ये तो पता लग गया नाम, वॉशिंग सोडा, केमिकल फार्मूला NaCO3, ठीक है, डॉट 10H2O। और बनता कैसे है, जब NaCO3 डॉट 10H2O को रिएक्ट करा दो तो NaCO3 डॉट 10H2O बन जाता है, डेट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इतना क्लियर है। अब बात आती है इसकी यूजेस की। इसकी यूजेस क्या है, देखो यार इसका यूज़ तो सबसे सिंपल है वॉशिंग सोडा का। ये हाउस होल्ड पर्पसेज में यूज़ होता है, घर की सफाई करने में यूज़ होता है कि नहीं होता, यहाँ तक कि कपड़ों को धोने में सबसे कॉमन तो कपड़े ही हैं, फिर उसके बाद घर की सफाई भी यूज़ करते हैं हम इससे। ठीक है, तो ये हाउस होल्ड पर्पसेज में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। दूसरा एक कंपाउंड होता है बोराक्स, ये बहुत ज़्यादा कहाँ पे यूज़ किया जाता है, बोराक्स। ठीक है, तो उसको बनाने में यूज़ होता है ये। समझ में आ गया मैंने क्या बोला। उसके बाद बात आती है थर्ड, ये यूज़ किया जाता है, वॉशिंग सोडा यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर के रिमूवल के लिए। हार्ड वाटर के रिमूवल के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब क्या इस बात का मतलब ये है कि मान लो फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ हमारे पास वो है खारा पानी, हार्ड वाटर मतलब खारा पानी। तुमने कभी ध्यान दिया, जैसे चैप्टर नंबर 4 में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन कभी तुमने ध्यान दिया होगा मम्मी जब कपड़े धोती है ना यार, तो कपड़े धोते समय जब क्या नाम है वो करना होता है हमें मम्मी जब कपड़े धोती है तो खारे पानी से जब धोने होते हैं तो मम्मी वॉशिंग सोडा का यूज़ करती है, मतलब डिटर्जेंट का। क्यों भाई, क्योंकि बनाया वो इस तरीके के सॉल्ट से ताकि वो वेस्ट ना हो। लेकिन अगर खारे पानी के साथ मम्मी साबुन यूज़ करेगी तो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, मम्मी को भी साइंस पता है। समझ में आया। लेकिन हाँ, ये हार्ड वाटर की रिमूवल के लिए यूज़ होता है, जिससे वो सॉफ्ट वाटर बनता है और कम से कम डिटर्जेंट वेस्ट होगा और कपड़े सही से साफ़ होंगे। समझ में आ गया मैंने क्या बोला। तो ये इसका यूज़ है, पक्का क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ये वॉशिंग सोडा की कहानी थी। अब आगे बढ़ते हैं, अब दो चीज़ें एक साथ पढ़ेंगे हम, ठीक है, फिफ्थ होगा शायद ये, चलो जो भी है, ठीक है। हम एक चीज़ एक साथ पढ़ेंगे, डेट इज़ POP, डेट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो बनेगा आगे जाके जिप्सम, क्या बनने वाला है, जिप्सम। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 डॉट हाफ H2O। समझ में आया, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, डेट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक, ये है इसका नाम POP का। अब ये प्रोडक्ट क्या बनाता है, प्रोडक्ट ये जो भी बनाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है, दिमाग लगाना ज़रा ध्यान से, कि जो ये होता है ना POP होता है यार, ये पाउडर फॉर्म में होता है। इसलिए पता है क्वेश्चन कभी कभी क्या बनता है कि वाई POP दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैप्ड इन एयर टाइट कंटेनर। तो होता ये है कि जो POP होता है ना पाउडर फॉर्म में होता है, लेकिन इसको जरा सी भी नमी मिल जाए, पानी मिल जाए, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड सॉलिड बन जाता है और बन जाता है जिप्सम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ रहे हो। मतलब ये कि ये होता है एकदम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, इसको पानी मिल जाए तो ये हार्ड सॉलिड बन जाता है और बन जाता है जिप्सम। और उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। तो इसको जो पानी मिला, कितना पानी मिला पता कर सकते हो, इसमें 1.5 है, सॉरी हाफ है, इसमें 2 है, तो इसके अंदर कितने पानी के मॉलिक्यूल जुड़ गए, 1.5 पानी के मॉलिक्यूल जुड़ गए। अब तो बोलोगे भैया ऐसे 1.5 कैसे हो सकता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को तो 3 हो जाएगा वो। लेकिन बेसिक फंडा ये है कि कैल्शियम सल्फेट को अगर आप 1.5 H2O और दे दो, दैट इज़ इन्वायरमेंट, अगर वो नमी खींच ले तो हार्ड सॉलिड बन जाएगा और फिर वो बिल्कुल पत्थर की तरह बन जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला। तो कहने का मतलब ये है कि ये पाउडर फॉर्म में होता है और ये सॉलिड फॉर्म में होता है। अब जो यूजेस होते हैं ना यार, इंपॉर्टेंट बात यही है, यूजेस ना इन दोनों के मिलके हैं, क्योंकि पहले वो इसकी तरह होगा फिर कन्वर्ट करके इसमें यूज़ किया जाएगा, ऐसे ही होता है हमेशा। तो सबसे पहला तो यूज़ है डॉक्टर का, डॉक्टर यूज़ करता है फ्रैक्चर्स को प्लेस करने के लिए। फ्रैक्चर अगर कहीं हो जाए तो उसे POP की मदद से क्या करा जाता है, उसके जॉइंट्स को एक जगह पे स्टेबल किया जाता है, तो POP लिया जाएगा, लेकिन असलियत में वो क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। ठीक, दूसरा यूज़ होता है ये टॉयज़ बनाने में,
मिट्टी के जो खिलौने होते हैं, पत्थर के जो खिलौने होते हैं, पत्थर के मिट्टी के होते हैं, इसी के होते हैं। समझ में आ गया। तो ट्वाइस बनाने में, क्योंकि एक बार इसको पीओपी को इसकी बना के हल्का सा शेप दे दी तो वहीं पे एकदम मजबूत हो जाएगा। ठीक। और यूज़ होता है क्या नाम है, वाइट वॉश में। वाइट वॉशिंग का मतलब होता है घर में पेंट करने से पहले वॉल को स्मूथ करने के लिए। वॉल को स्मूथ करने के बाद ही तो पेंट किया जाता है, तो इसके टाइम पर भी क्या यूज़ किया जाता है, पीओपी यूज़ किया जाता है। तो ये है पीओपी की कहानी। ठीक। तो याद रखना पीओपी का मतलब है हाफ H2O, उसमें 1.5 H2O और मिल जाए तो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, तब जाके वो बनेगा। क्लियर है इतनी बात। ठीक है। अब हो गए सॉल्ट्स ख़त्म। ठीक है, दिमाग लगाओ। सबसे पहले जो तुमने सॉल्ट पढ़ा वो पढ़ा कि सॉल्ट बनते कैसे हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, तो न्यूट्रल सॉल्ट, क्योंकि दोनों ने कैंसिल आउट कर देंगे। इसमें भी कैंसिल आउट, इसमें एसिड जीत जाएगा तो एसिडिक सॉल्ट, इसमें बेस जीत जाएगा तो बेसिक सॉल्ट। ठीक। अब हमारे पास सॉल्ट्स बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले सॉल्ट्स बनाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं ब्राइन सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब जब NaCl पानी से रिएक्ट करता है लैक्टिक एसिड प्रेजेंस में, तो उसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। और प्रोडक्ट में क्या चीज़ें बनती है, NaOH, Cl2 और H2, ये 3 चीज़ें। और इस पूरी रिएक्शन का नाम है क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस। ठीक। अब अलग अलग यूज, जैसे NaOH, ये डिग्रीजिंग मेटल्स में यूज़ होता है। डिग्रीजिंग मेटल्स मतलब मेटल के ऊपर से ग्रीस हटाना है। ठीक है। एलिमेंट्स को ये सोप बनाने में यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। ठीक। फिर आता है क्लोरीन। क्लोरीन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है PVC पाइप से बनाने, डेट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, प्लास्टिक के पाइप से बनाने में, पानी साफ करने में। हाइड्रोजन यूज है एज अ गुड फ्यूल, या फिर मार्गरीन बनाने। मार्गरीन इज डट्स लाइक बटर, जो कुकिंग वगैरह में यूज़ होगा, फ्राइंग वगैरह में यूज़ होगा, बिल्कुल बटर की तरह होता है, आर्टिफिशियली बनाया जाता है बस मार्गरीन। ठीक। अब ये जो चीज़ें थी ये यूज़ की जाएंगी अलग अलग तरह के सॉल्ट्स बनाने में। तो सबसे पहले है ब्लीचिंग पाउडर। नाम ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल फ्रॉम CaCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यूज बनता कैसे है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप रिएक्ट करा तो क्लोरीन से, तो ये बन जाएगा। ठीक। इसमें ऑक्सीजन भी यूज़ करते हैं कई बार, तो परमानेंट डाई बन जाती है। ये डाई होती है ना, टेम्परेरी हट जाती है। ठीक है। तो ये ब्यूटी पार्लर में हेयर डाई करने के लिए, बियर्ड डाई करने के लिए, कपड़ों को डाई करने के लिए, पेपर्स को डाई करने के लिए, तो वही लिखा हो, पेपर इंडस्ट्री, लॉन्ड्री इंडस्ट्री। ठीक। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है ये, तो आपको जहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो क्लीनिंग के लिए, स्विमिंग पूल्स की। ठीक। उसके बाद बात आती है बेकिंग सोडा, डेट इज NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये बनता है किससे, 4 चीज़ों को मिलाकर, NaCl, NH3, CO2 और H2O को मिलाकर। ठीक। इसके यूजेस क्या है, क्रिस्पीनेस लाने के लिए, ठीक है, और फायर एक्सटिंग्विशर्स बनाने के लिए, सब ब्रेक क्या नाम है, केक और ब्रेड वगैरह बनाने के लिए, ब्रेक लिख दिया, ब्रेड बनाने के लिए एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है ये, और एंटासिड की तरह यूज़ होता है। एंटासिड मतलब अगेंस्ट एसिडिटी, किसी को एसिडिटी हो जाए तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। फिर आता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का नाम ही आसान है, NaCO3.10H2O सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, प्लस लगाओ वही बन जाएगा। यूज़ घरों में यूज़ किया जाता है सफाई के लिए, कपड़ों की सफाई, घर की सफाई, चीज़ों की सफाई। ठीक है। बोराक्स बनाने में यूज़ होता है। और हार्ड वाटर रिमूवल मतलब खारे पानी को साफ़ करने के लिए यूज़ होता है। तो अगर मम्मी कपड़े धो रही है तो खारे पानी के साथ इसका यूज़ नहीं करेंगे। ठीक। फिर आता है POP और क्या नाम है, जिप्सम। POP इज अ पाउडर, उसके साथ पानी मिल जाए तो सॉलिड बन जाएगा, तब जाके उसको शेप दी जा सकती है। जैसे कि क्या नाम है, टॉयज बनाने में, ठीक है, फ्रैक्चर को प्लेस करने के लिए, या फिर घर की वाइट वॉशिंग में वॉल को स्मूथ करने के लिए। ठीक। इसका फॉर्मूला क्या है, CaSO4.12H2O कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, उसको और पानी मिल जाए तो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट बन जाएगा। क्लियर है बात। अब बचा है चैप्टर का थियोरेटिकली में, मतलब कंसेप्ट में लास्ट टॉपिक, डेट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या है टॉपिक का नाम, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, तो सुनो। देखो यार, अभी ना रिसेंट 2 सॉल्ट पढ़े, एक तो ये पढ़ा, एक सॉल्ट यहाँ पे पड़ा। इन सॉल्ट्स में अगर देखोगे तो यहाँ पे ना .10H2O आ रहा है। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये होता है कि मान लो आपने वॉशिंग सोडा का ना एक क्रिस्टल उठाया, जो बहुत छोटा होगा ऑब्वियसली बात, लेकिन आपने एक क्रिस्टल उठाया। आप क्या देखोगे, अगर आप एक क्रिस्टल उठा रहे हो वॉशिंग सोडा का, तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, उस एक क्रिस्टल के अंदर ना एक सोडियम का एटम होगा, एक हाइड्रोजन का एटम होगा, एक कार्बन का एटम होगा, 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मतलब वो कंबाइंड फॉर्म में मॉलिक्यूल होंगे, और 10 H2O के मॉलिक्यूल होंगे। तो कहने का मतलब ये कि एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कम से कम कितने पानी के मॉलिक्यूल चाहिए, इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो समझो ज़रा ध्यान से, मिनिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मिनिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स required to make a crystal
इज नॉन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कम से कम कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर चाहिए, उसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब जैसे वाटर वॉशिंग सोडा था, उसमें 10 डॉट 10 H2 होता है, तो उसके अंदर एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने मॉलिक्यूल चाहिए, 10 H2O चाहिए। कितना क्लियर है। अब बात ये आती है कि यार क्या ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सच में जरूरी होते हैं, तो चलो चेक करते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया, डेट इज कॉपर सल्फेट। याद रखना है कॉपर है, पीछे कैल्शियम था, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। डॉट 5 H2O। ठीक है, ये कैसा दिखाई देता है, अगर तुम असलियत में देखोगे तो चावल होते हैं, चावल के दाने, ब्लू कलर के चावल के दाने लगा लो, ऐसा होता है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट डॉट पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसका कलर होता है ब्लू। अगर आप इसको हीट कर दो, अगर आप क्या कर दो, इसको हीट कर दो, तो आप एक चीज़ देखोगे कि ये बन जाता है कॉपर सल्फेट, और इसका कलर हो जाता है वाइट। इसका कलर क्या हो जाता है, वाइट। कहने का मतलब ये कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को अगर आप हीट कर दो तो कलर चेंज हो जाता है। और याद करो चैप्टर नंबर 1 में, चेंज ऑफ कलर इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। इसके अंदर प्रॉपर्टी चेंज हो रही है कि नहीं, बिल्कुल हो रही है। और अगर इसमें आप पानी वापस मिला दो तो ये दोबारा ब्लू कलर का हो जाएगा। इसका मतलब पानी के मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक क्रिस्टल को बनाने के लिए। समझ में आ गया। तो अगर पानी के मॉलिक्यूल निकाल दोगे अगर आप इनमें से किसी भी मॉलिक्यूल में से, तो उनकी प्रॉपर्टी चेंज होंगी, बिल्कुल चेंज होंगी। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब मिनिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू मेक अ क्रिस्टल। एक क्रिस्टल बनाने के लिए कम से कम कितने पानी के मॉलिक्यूल चाहिए, उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। खत्म, क्लियर। यहाँ पर एंड होता है हमारा चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि एसिड बेस एंड सॉल्ट आपका खत्म हो गया। इसमें हम एक क्वेश्चंस का सीरीज बन लेकर आएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी चीज़ें और मिल जाएंगी। ठीक है, तो उनकी प्रैक्टिस करो। कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो लिख दो असाइनमेंट क्वेश्चन दिस, इसको एक्सप्लेन करना है, तो हम उसका एक्सप्लेनेशन डालेंगे। अगर वीडियो बनाने लायक होगा, डिटेल्ड चीज़ें चाहिए होंगी, तो हम उसमें भी डालेंगे। समझ आ गया मैंने क्या बोला। ठीक है, तो धीरे धीरे अब लेकिन कई सारे डाउट्स आपके क्वेश्चंस में भी सॉल्व हो जाएंगे, तो उसको देखने के बाद आप देखना कि इसमें आपके क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है, चलो फिर दोस्तों मिलते हैं, बाय बाय, गुड लक।